नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हिसार से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जिस तरह से पूरा मामला ये सामने आया है, हिसार में व्यक्ति ने यहां अपने परिवार के लोगों की हत्या की है। हत्या करने के बाद खुद ने भी यहां आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस को एक डायरी मिली है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वारदात को दिया अंजाम। तो इस वक्त की बड़ी खबर हिसार से टीवी स्क्रीन पर, व्यक्ति ने अपने परिवार के लोगों की हत्या कर डाली। हत्या करने के बाद खुद ने भी आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां पर एक खंगालने के बाद एक डायरी यहां पुलिस को हासिल हुई है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है इस शख्स ने। तो इस वक्त की बड़ी और अहम ब्रेकिंग खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक शख्स ने अपने परिवार के ही लोगों की, अपने परिजनों की हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद खुद को भी खत्म कर लिया। इस पूरी खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी अनूप से लेते हैं। अनूप, क्या है ये पूरा मामला हिसार से? इस वक्त की बड़ी खबर जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक शख्स ने अपने ही परिवार के लोगों की हत्या कर डाली। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। हाँ बिल्कुल कंचन, हिसार के अग्रोहा का ये मामला है। नंगथला गांव की ये घटना है, जहां पर एक परिवार का जो मुखिया था, उसने अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या की और उसके बाद सड़क पर जाकर किसी वाहन के सामने आकर के अपने आप ही सुसाइड उसने कर लिया। उसके बाद जैसे ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी तो अग्रोहा थाना के SHO वहां पर पहुंचे। उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी को इसके बारे में बताया तो हिसार के जो जिला अधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक है, वो वहां पर मौके पर पहुंचे, बलवंत सिंह राणा, और पूरे जो मामले की जांच की गई। उसके बाद जो पोस्टमार्टम के लिए 5 शवों को भेज दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के हाथ एक वहां पर डायरी लगी है और उससे प्राथमिक यही मालूम पड़ रहा है, पुलिस से भी जो जानकारी है, कि मोक्ष की प्राप्ति को लेकर के इस प्रकार का ये जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। लेकिन ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई मठाधीश, कोई भी धर्म गुरु नहीं है जो ये बताता हो कि हिंसा करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, किसी जीव हत्या से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे लोग जो है कहीं न कहीं मानसिक रूप से विकार उनके दिमाग में होते हैं, जिस प्रकार से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। कंचन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका अनूप। तो हिसार से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी चल रही हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है और एक डायरी भी यहां पर पुलिस को मिली है। इस डायरी में साफ लिखा हुआ है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अपने परिवार के लोगों की तो जान ली, इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। हमारे संवाददाता अमित शर्मा ने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की। देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, जिसका पहला दिन हमने देखा कि किस तरीके से हंगामेदार रहा। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, शोरगुल हुआ। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से भी तमाम सवालों के जवाब दिए गए, जो संबंधित मंत्री थे उनकी ओर से जवाब भी दिए गए। लेकिन कुल मिलाकर के पहले दिन इस बात की उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतना हंगामेदार पहले दिन का जो दिन है वो इतना हंगामा उसमें हो सकता है, इतना शोरगुल हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि आज इसका दूसरा दिन है। आज की कार्रवाई में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। और सर, हम यही आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए कोई बहुत ज्यादा बड़ा सत्र नहीं है, बहुत छोटा सत्र है, लेकिन जिस तरीके से पहले दिन हंगामा देखने को मिला, आज दूसरे दिन की कार्रवाई आपसे कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी, तो क्या कुछ खास रहने वाला है आज की कार्रवाई में? धन्यवाद अमित जी। जहाँ तक आज की विधानसभा की कार्रवाई का प्रश्न है, 2 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा और जैसे रूटीन में कार्य होता है कि पहला घंटा जो है वो प्रश्नकाल का होता है। पहले प्रश्नकाल होगा, फिर हमने एडजर्नमेंट मोशन को हमने एडमिट किया होगा। तो एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर 2 घंटे चर्चा जो है वो हमने कहा कि 2 घंटे के अंदर उसके ऊपर चर्चा होगी और किसी भी विषय के ऊपर सार्थक चर्चा करने के लिए 2 घंटे का समय पर्याप्त है। तो उस दृष्टि से जो एडजर्नमेंट मोशन है उसके ऊपर 2 घंटे चर्चा होगी। विपक्ष की तरफ से जो मोशन आया है वो प्रस्तुत होगा और उसके पश्चात सरकार जो है वो जवाब देगी।
उसके पश्चात कुछ विधायी कार्य जो है, बिल्स की टेबल करना है और कुछ ले करना है, जो पेपर्स हैं, वो जो विधायी कार्य हैं वो। जी बिल्कुल। देखिए सर, विपक्ष का ये आरोप है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अभय सिंह चौटाला को हमने सुना, उन्होंने कहा कि मैंने इतने सारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए लेकिन उनको नामंजूर कर दिया गया। कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस तो कानून को प्रस्ताव भी लेकर आ रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि भाई HPSC, HSC ये तमाम ऐसे मसले हैं जिनको लेकर हमें बात रखनी है, लेकिन हमें प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा, हमें समय नहीं दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत आरोप है, झूठा आरोप है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के आरोप लगाना मैं सदन की जो गरिमा है उसको कम करना है। देखिए, नियम के अनुसार शायद पिछले 8-10 साल के अंदर पहला वो समय होगा जब हमने एडजर्नमेंट मोशन को एडमिट किया। इससे पहले तो बोलने ही नहीं दिया जाता। हमारे जो आदरणीय विधायक अनिल विज जी आज मंत्री हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार से सीटिंग जो बैठा हुआ अपनी सीट के ऊपर मेंबर है उसको नेम कर दिया जाता था, उसको बाहर निकाल दिया जाता। लेकिन मैंने ये प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष उनको पूरा समय अपनी बात रखने का अवसर मिले, और ये जो एडजर्नमेंट मोशन को एडमिट करने का मकसद यही है कि विषय के ऊपर चर्चा हो सके। हम केवल हल्ला गुल्ला करके, वॉकआउट करके, या इस बात को कि हमने बहुत जोर शोर से विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया, बजाय हल्ला गुल्ला के अगर उसके ऊपर चर्चा होगी तो जो हमारे जनता है, जो हमारे लोग हैं, उनको असलियत का पता चल जाएगा कि कौन दोषी है, कौन नहीं दोषी है, सरकार क्या कहना चाहती है, विपक्ष क्या कहना चाहता है। ये चर्चा से ही मैं समझता हूँ कि संभव हो सकता है। और 2 घंटे का समय किसी भी विषय के लिए चर्चा करने के लिए काफी है। और ये जो मैं कह रहा हूँ, ये नियम के अंदर जो हमारे रूल्स हैं, जब एडजर्नमेंट मोशन एडमिट होता है तो उसमें दिया हुआ है कि जो भी एडजर्नमेंट मोशन एडमिट होगा उसके ऊपर 2 घंटे चर्चा होगी, और कोई भी आदरणीय सदस्य 15 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकेगा। तो उन्हीं नियम कानूनों का पालन करते हुए हम विधानसभा की कार्रवाई चलाएंगे। बिल्कुल। सर, हमने अक्सर देखा है कि हमेशा से आपकी कोशिश होती है कि सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चले, लेकिन क्योंकि जिस बात का मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि शोरगुल होता है, हंगामा होता है, विपक्ष हंगामा करता है, तो कितना मुश्किल होता है इन सब चीजों को संभालना। और दूसरा, आगे आपकी अब रणनीति क्या रहने वाली, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा सत्र है नहीं, सिर्फ 3 दिन इसमें है। और देखिए, आपकी कोशिश होगी कि जो विधायी कामकाज है उन पर ज्यादा जोर रहे, उनको पूर्ण किया जाए। लेकिन अगर हंगामा होता है, शोरगुल होता है, तो किस तरीके से आपकी रणनीति आगे रहने वाली है ताकि विधानसभा की जो कार्रवाई है सुचारू रूप से चल सके? देखिए, मैं तो जो विपक्ष के साथी हैं और सत्ता पक्ष के साथी हैं, उनसे आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वो सदन की कार्रवाई में, सदन की चर्चा में भाग लें। केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए शोरगुल करना, हल्ला गुल्ला करना, वो सदन की गरिमा और मर्यादा के अनुकूल नहीं है। सदन की जो रूल्स हैं उसके मुताबिक और सदन की गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यों से मैं बेनती करता हूं कि उसका ख्याल रखें। जी सर, आखिरी सवाल है, क्योंकि देखिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और आपके पास भी समय की कमी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम सुन रहे थे, आपका ये कहना था कि देखिए 3 दिन का इस सत्र में बुलाया था लेकिन 1 दिन बढ़ा चुके हैं, बीएससी की बैठक में फैसला हुआ। लेकिन आपका ये मानना है कि अगर और भी जरूरत पड़ी तो हम इसको आगे और भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो क्या उम्मीद करें कि सत्र 1 दिन और आगे बढ़ सकता है या फिर नहीं? ऐसी उम्मीद आपने कर दी है? नहीं, देखिए, ये हमारे जो विधायी कार्य है वो कितना बकाया है। अगर कोई विधायी कार्य बकाया रहेगा तो इसमें कोई हमें समय बढ़ाने में कोई भी परहेज नहीं है। लेकिन हमारे पास विधायी कार्य होना चाहिए। अगर विधायी कार्य समाप्त नहीं होगा या कुछ हमारे बिल्स या कुछ और काम बाकी होगा तो उसमें सदन का जो समय है बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, और ये हम उस दिन तय करें। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हर खबर से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए विपक्ष जो है वो लगातार शोरगुल कर रहा है, हंगामा कर रहा है, लेकिन हमारी अपील है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी उनसे अपील कर रहे हैं कि आप
जोर दीजिए कि आप किस तरीके से अपनी आवाज को उठा सकते हैं, अपने अपने इलाके के जो मसले आप उनको उठाइए। आपको अगर HPSC के मसले पर चर्चा करनी है उस पर आप चर्चा करिए, आपको HSSC के मसले पर चर्चा करनी है उस पर आप चर्चा करिए, एस्टेट के मसले पर आपको चर्चा करनी है, जिस भी मसले पर आप चर्चा करना चाहते हैं उसका स्वागत है। अब 2 घंटे का वक्त कम नहीं होता चर्चा के लिए, लेकिन हाँ, शोरगुल कम हो, हंगामा कम हो और विधायी जो कामकाज है उसको ज्यादा से ज्यादा निपटाया जा सके, इसकी कोशिश हम सभी की होनी चाहिए और सदन की जो गरिमा है उसको भी बनाए रखना चाहिए। कैमरा पर्सन अवनीश त्यागी के साथ मैं अमित शर्मा, चंडीगढ़। तो वहीं हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सरकार सदन में विधेयक पेश करेगी और वहीं विपक्ष की ओर से लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज का दिन काफी हंगामेदार होने वाला है। इन्हीं मुद्दों पर हमारे संवाददाता यहां पर रवि चंदेल ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज सरकार सदन में विधेयक पेश करेगी, तो वहीं विपक्ष द्वारा काम रोको प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। सर, सबसे पहला सवाल कि किस तरीके से कौन कौन से विधेयक जो हैं वो आज पेश किए जाएंगे? आज तीन विधेयक पेश किए जाएंगे। पंचकुला का है, उसमें है बिल है, और जब सेशन होता है इस तरह के शहर के जरूरत के हिसाब से बिल पेश होते हैं जिसमें लोगों को लाभ मिला। सर, जिस तरीके से शोक प्रस्ताव जो है वो लाया गया था पहले दिन, उसके बाद विपक्ष द्वारा लगातार जो है वो हमले किए जा रहे हैं कि शोक प्रस्ताव के अंदर जो है किसानों का मुद्दा जो है वो नहीं उठाया गया। जिस तरीके से 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हुई, तो उन्हें भी शोक प्रस्ताव के अंतर्गत जो है वो लाया जाना चाहिए था। किस तरीके से देखते हैं? मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जवाब दिया, जो विपक्ष ने भूमिका निभाई थी, कि जो अगर कोई गोली से है, कोई इस तरह के हालात से है, तब तो रखा जाता है। कोई बीमारी के कारण हुआ है, कोई उम्र के कारण हुआ है, कोई हार्ट अटैक के कारण हुआ है, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था विपक्ष के लोगों को, जो शोक प्रस्ताव में रखने वाले तो रखे गए हैं, जो शहीद हुए हैं उनके नाम से, तो इस तरह से रखा है और वही जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। सर, सड़क से लेकर सदन तक जो है वो अब भर्ती फर्जीवाड़े की गूंज जो है गूंजने लगी है, जिसको लेकर आज विपक्ष जो है काम रोको प्रस्ताव भी लेकर आया, जिसको बाकायदा स्पीकर साहब से भी स्वीकृति मिल चुकी है। उसके ऊपर आज चर्चा भी होगी काम रोको प्रस्ताव की, HPSC और HSC मामले को लेकर। किस तरीके से देखते हैं सदन का आज किस तरीके से जो है पूरा का पूरा रुख रहने वाला है? देखो, मेरा व्यक्तिगत ये मामला है, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और बींगे सरकार का मंत्री होने के नाते जितनी जो भर्तियां जो मेरिट में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हैं, उन पर आरोप नहीं लग सकता। योग्यता के आधार पर नौकरी मिली और हमने भ्रष्टाचार को बंद करा है। कहीं भ्रष्टाचार की लीकेज मिली, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई ताकतवर कोई आदमी अधिकारी हो, सबको रोकने का प्रयास। अगर मान लो हम ही अपनी सरकार में ये कार्रवाई हमने की है, जो भी अधिकारी रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और पूर्व की सरकार में तो नौकरियां बिकती थी। आप ये अपने अतीत की बात करें, आज प्रदेश में पूरे हरियाणा के लोग कहते हैं हरियाणा में नौकरी ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ, योग्यता और मेरिट के आधार पर नौकरी, और कहीं भी कोई भी आदमी किस तरह का समझे उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। उनका ठीक है, उन्हें क्या है कि विपक्ष अपनी भूमिका, विपक्ष अपने अतीत में जाकर देखिए कि अब और पहले क्या फर्क था। जी सर, हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा बार बार और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा भी इसका जवाब जो है वो दे दिया जा चुका है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इस बात पे अडिग है कि इस पूरे मामले की जांच जो है CBI से करवाई जाए या फिर हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से करवाई जाए। बिकॉज जिस तरीके से जो रफ्तार पकड़ी थी पहले विजिलेंस ब्यूरो ने, उसके बाद से लेकर अब तक के जो हालात बने हुए हैं उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा जो है बातें भी की जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। किस तरीके से देखते हैं कि किस आखिरकार कब तक ये सुलझने को आएगा ये मैटर? प्रदेश की एजेंसी है, बहुत बढ़िया प्रदेश में एजेंसी है, उसे भरोसा करना चाहिए। अपनी एजेंसियों, प्रदेश के पक्ष के विपक्ष के लोगों पर अधिकारी भरोसा करने, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप CBI की बात करते हैं, हाई कोर्ट की, या तो अपने प्रदेश की एजेंसी सक्षम ना हो। जब सक्षम है वो पूरी तरह दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, भरोसा रखना चाहिए। और अपने प्रदेश की जो एजेंसी है, सारे भारत में इसकी अपनी पहचान है
और ये अधिकारी सक्षम है। आप भरोसा रखिए, विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी होंगे। विपक्ष पे कोई काम नहीं है और काम यही है कि वो काम कोई प्रदेश के हित में कोई मुद्दा लेकर है और विपक्ष का काम है कोई नई दिशा देना। सरकार कोई काम है उसे बताएं भाई कौन सा प्रदेश के हित में है, कोई योजना है उस पर बात करें, कोई दूसरे। इस समय को टाइम वेस्ट ना करें। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि विपक्ष तथ्यहीन बातों की तरफ ध्यान दे रहा है। हालांकि उन्हें चाहिए कि वो किसी तथ्य की बात के ऊपर विचार विमर्श करे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का बराबर का हक है। साथ ही कहा कि केजरीवाल एक भटकी हुई आत्मा है जो कि जनता को बहकाने और गुमराह करती रहती है। इसके अलावा अनिल विज ने यह भी कहा कि चंडीगढ़ की जनता बहुत ही समझदार है और किसी भी हाल में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करने वाली। चंडीगढ़ के समझदार लोग हमेशा से ही बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं। केजरीवाल जी एक भटकी हुई आत्मा है और वो लोगों को भी भटकाते रहते हैं। चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का बराबर का हक है। अभी इसका कहीं पर कोई फैसला नहीं और केवल मतदाताओं को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के जुमले ये छेड़ते हैं। तो देश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के एक्टिव केसों की बात कर ले तो 155 के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 54 केस सामने आए हैं, दिल्ली में 22, राजस्थान में 17 और गुजरात में 10 केस सामने आए हैं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर अधिकारी और प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। लोगों से सावधानी बरतने की लगातार अपील भी की जा रही है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें कि किस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है। 155 के पार पहुंच चुकी है इसकी संख्या। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 155 माफ कीजिएगा, पूरे 155 लगातार केसेस से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में अभी तक 54 केस सामने आ चुके हैं। यूपी में 2, चंडीगढ़ में 1, आंध्र प्रदेश में 1। लगातार पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो 1 केस और तमिलनाडु में भी 1 केस मिला है। तो कोरोना टीकाकरण में कैथल जिले को प्रदेश में 10वां स्थान मिला है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कमर कसते हुए 1 सप्ताह का मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया, जिसको लेकर कैथल के देर रात तक उपायुक्त ने नगर परिषद, नगर पालिका और जिला अस्पताल का दौरा कर कार्य में तेजी लाने के कर्मचारी और अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी वैक्सीन नहीं लगाएगा उसका कोई वाजिब कारण नहीं मिला तो वेतन रोकने में यहाँ पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रेजरी पर लिख दिया जाएगा कि ऐसे लोगों का वेतन रोक दिया जाए जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। आज माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज से शुक्रवार तक मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन जिला कैथल में लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से हमारा टारगेट है कि हम अधिक से अधिक पॉपुलेशन को कोविड वैक्सीनेशन के लिए सैचुरेट कर सके। इसके लिए हमारे सेक्रेटरीट में हम कर्मचारियों को और नागरिकों को भी चेक कर रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है या नहीं लगवाई है। जिस भी नागरिक ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है उसको हम बिल्कुल प्यार से उसकी काउंसलिंग करेंगे कि उन्होंने अभी तक क्यों नहीं लगवाई। कोई उससे रीजन पूछेंगे, उसको समझाएंगे और उसको बिल्कुल अच्छे से प्यार से समझा बुझा के उसको यहीं पे हमारी मेडिकल की टीम भी बैठी है, उसके माध्यम से वैक्सीनेट करवाएंगे। तो हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने यहां राज इंटरनेशनल स्कूल में बैठक की। बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार पिछले 7 सालों का स्कूलों का बकाया नहीं देती है तब तक कोई भी प्राइवेट स्कूल 134A के तहत दाखिला नहीं देगा। बैठक में 134A के साथ ही भिवानी बोर्ड की ओर से 8वीं कक्षा की परीक्षा करवाने के बारे में यहां और बावल ब्लॉक में कुछ विद्यालयों को जमीन की CLU ना होने के कारण नोटिस दिए जाने के विषय पर भी चर्चा की गई। रामपाल यादव ने कहा कि बावल ब्लॉक के स्कूलों को भेजे गए नोटिस के खिलाफ एसोसिएशन लड़ाई लड़ेगा और संबंधित विभागों के अधिकारी और मंत्रालय से मिलकर अपना पक्ष भी रखेगा। फैसला है, आज हमारी
जिला रेवाड़ी की हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग में एक डिसीजन हुआ है कि 134(1) के तहत जो विद्यार्थियों को एडमिशन सभी स्कूलों में देना है, पिछले 7 साल से शिक्षा विभाग वो पैसे जारी नहीं कर रहे। अगर शिक्षा विभाग पहले 7 साल के पैसे जारी करें, सरकार जारी करे, उसके बाद ही हम 134(1) के तहत एडमिशन देंगे। अदरवाइज 134(1) के तहत हम एडमिशन नहीं देंगे। हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं बच्चों को 134(1) के तहत, लेकिन जब तक 7 साल का भुगतान नहीं होगा हम किसी भी 134 के तहत एडमिशन। अब खबर पुंडरी से है, जहां यूरिया खाद न मिलने से किसान बेहद परेशान हैं। किसानों की लंबी लंबी लाइनों में प्रशासन भी मूक दर्शक बना नजर आया। आपको बता दें कि यूरिया खाद लेने के लिए कई गांवों से आए किसान सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं, पर किसानों के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा, बल्कि मारामारी के चलते कई बार किसान आपस में ही यहां पर भिड़ गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी यहां बेबस नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि पहले DAP की वजह से लाइन में लगे रहते थे और अब यूरिया खाद की वजह से यहाँ पर लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन जब तक हमारी बारी आती है तब तक हमारे हाथ कुछ नहीं लगता और बेरंगी हमें यहां से लौटना पड़ता है। बहुत परेशान है जी। जमा 2 महीने हो गए क्यों बोई ना और पीढ़ी पड़ गई क्यों जमा हम तो मर गए। 6 बारी लाइन में खड़े हो लिए और लाइन तभी परेशान है और प्राइवेट वाले दवाई देवा गेला है, सरकारी वाले पर्ची बाहर काटा। तो इनका मिली भगत से काम चल रहा है? हाँ, मिली भगत से काम चल रहा है जिनका तो। और कालाबाजारी भी हो रही है? सब कालाबाजारी हो रही, बहुत परेशान है जमीन। एक बंदे ने तो 5 कट्टे मिलने लग रहे थे, एक बंदे ने 16 कट्टे मिलने लग रहे थे। प्रूफ ले रहा था बंदे का। क्या मांग आप आपकी? खार सबने मिलना चाहिए, 1 साल का खार मिलना चाहिए, खार खुला कर दो। जी मेरे 15 दिन हो गए जी यहाँ पर आते होते। 15 दिन पैदा अगर खाद ही नहीं होगा तो कैसे दे पाएंगे? कई ट्रक आया जी पूंडरी में, तब भी नहीं मिला जी, लाइन के अंदर से चला गया मैं। तो कहाँ जाता है वो खाद? खाद वाद ब्लैक में बेचते हैं, किसी को बीच दे दिया, किसी को 30। आपका कहना कि कालाबाजारी हो रही है? कालाबाजारी हो रही, धंधा हो रहा है सारा जी। मांग तो ये भाई टाइम पे खाद मिलते, सारी फसल खराब लग रही है लोगों की। न्यू DAP की किल्लत थी, न्यू यूरिया की किल्लत है और कोई शेड्यूल तक खाद नहीं बांटते, कुछ कम है कुछ दे मैं। और मेरे ख्याल में 11 बजे के बैठे हैं लोग रात तक, अभी तक खार का कोई प्रावधान नहीं मिलने का। हमारा यू कहना भाई जो लाइन में नहीं लगे लोग वहाँ खार लाग रहे लेने, और जो लाइन में लग रहे उन्हें खार नहीं मिलता। तो मिली भगत से काम चल रहा है जी? मिली भगत से काम चल रहा है। हाँ, सारे मिली भगत में चल रहे और क्यों रहे। खबर पानीपत से है। पानीपत के मॉडल टाउन में एक परिवार देनदार के घर के सामने धरना देकर बैठ गया। कड़कड़ाती ठंड में पूरे परिवार को ऐसे खुले आसमान के नीचे सड़क पर बैठा देखकर आने जाने वाले लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिवार के सदस्यों को समझाया बुझाया और वापस भेजा, लेकिन सुबह फिर परिवार दोबारा से मॉडल टाउन में पहुंचा और धरने पर बैठ गया। बता दें कि गांव खलीला माजरा निवासी सुखबीर ने मतलौड़ा के एक आढ़ती से पैसे लेने थे, लेकिन आढ़ती उसके पैसे नहीं लौटा रहा, जिसके बाद मजबूरी में उनको धरने पर बैठना पड़ा। वहीं शख्स ने चेतावनी दी कि उनके पैसे नहीं मिले तो वो परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। हमारे को कंप्लेंट प्राप्त हुई थी अभी, ये कोई मतलौड़ा मंडी में आढ़ती की दुकान करता है जी, कि मेरे मकान के सामने कोई आके बुखड़ ताड़ पे बैठ गया रात को, यहाँ सर्दी के मौसम में यहाँ बैठा है, और उसने खुद इस बात के लिए कहा कि मैंने उसके पैसे देने हैं, लेकिन कोई मेरे से अभी पैसे नहीं बन पा रहे, जिसके बारे में हम दरखास्त के ऊपर यहाँ आए हैं। देखा तो एक मियाँ बीबी और 2 बच्चे उसके साथ बैठे सर्दी के मौसम में। हमने उनको कहा भाई रात को आप यहाँ से उठो और कल आपस में आप लोगों की मीटिंग कराते हैं हम। तो मीटिंग के लिए दोनों पक्ष आपस में सहमत हो गए। तो वहीं अब खबर जींद की है। जींद में हरियाणा रोडवेज के परिचालक नरेंद्र ने ईमानदारी की मिसाल यहां पर पेश की है। आपको बता दें कि यहां पर जिस तरह से उतरते समय बस में से 3,42,000 वो भूल गए, जिसको परिचालक नरेंद्र ने यात्री को संपर्क करके वापस लौटा दिए। बता दें कि बस सुबह 5:20 पर जींद से चंडीगढ़ जा रही थी। साथ ही साथ परिचालक बस नंबर यहां पर HR56B9548 जींद डिपो में कार्यरत है। परिचालक ने बताया कि रूटीन में बस को चेक किया, जिसके बाद बस में एक बैग मिला जिसमें पैसे निकले, वहीं तुरंत उससे संपर्क किया गया।
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।